नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सॉइल साइंस की और सॉइल साइंस में हमने जो चीजें कवर की है उनकी एक बार बात कर लेते हैं। बेसिक सी बात है, यदि हम आपके फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस की बात करें सिंपल सी, तो हम जो पढ़ चुके हैं टॉपिक उनको एक बार देख लेते हैं और उन्हीं से फिर आगे हम पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि किस प्रकार से हम चीजों को मैनेज करेंगे, किस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने डेफिनेशन की और जो नॉर्मल कंसेप्ट है, जो इडेफोलॉजी कंसेप्ट है या पेडोलॉजी के जो कंसेप्ट है उनकी हमने नॉर्मली बात की थी। उसके बाद में हमने आगे बात की थी कि जो हमारी मुख्य रूप से जो कंपोनेंट है सॉइल में, कौन कौन से कंपोनेंट है और सॉइल की प्रोफाइल, इनकी हमने बातें पहले कर ली थी। उसके बाद में हमने रॉक्स की बात की और रॉक्स कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी क्या होती है, ये सारी बातें, और मिनरल्स की बातें। ठीक है, मिनरल्स यानी खनिजों की हमने बातें कर ली थी। अब ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो आगे चीज को देखो हम कैसे समझेंगे। एक चीज होती है आपके टॉपिक में भी दे रखी है, जो सिलेबस है उसका दूसरा या तीसरा टॉपिक है, उसमें एक टर्म दे रखी है सॉइल जेनेसिस। क्या दे रखी है? सॉइल जेनेसिस। अब देखो, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? यह विज्ञान की यानी कि सॉइल की वह शाखा है, मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम दो चीजें देखते हैं। एक तो मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, और दूसरी चीज जो हम इसमें देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि मृदा का फॉर्मेशन, निर्माण कैसे हुआ है। ये दोनों चीजें देखते हैं हम। निर्माण और उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति का मतलब है ओरिजिन, कैसे हुआ है मिट्टी का, ठीक है, और दूसरी चीज है ये जो मिट्टी बनी है इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हुई है, किन किन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब देखो सॉइल जेनेसिस जो आपका दूसरा टॉपिक है उसी से संबंधित आगे इसमें लिख रखा है कि आपको सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स की बात करनी है। सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स का मतलब है सॉइल बनाने वाली चट्टाने, यानी कि ऐसी चट्टाने जिनसे निर्माण किसका हो रहा है? सॉइल का, यानी कि मिट्टी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, एक टॉपिक तो ये हो गया था, यानी कि हमने रॉक्स कवर की ना, जब हमने चट्टाने कवर की इसका मतलब हमने सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ में एक चीज थी कि मिनरल और मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, ये दूसरा टॉपिक, ये भी हमने कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे जेनेसिस में। ये जेनेसिस से संबंधित ही चीज है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि जो रॉक्स है उनकी वेदरिंग कैसे होती है, यानी कि रॉक्स टूटती कैसे है, ठीक है, और उनसे फिर जो मिट्टी है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो एक चीज यहाँ पे और समझ लो, क्या होता है? सबसे स्टार्टिंग में जो हमें देखने को मिलती है चीजें वो होती है रॉक्स। रॉक्स यानी चट्टाने। अब ये रॉक्स टूटती है जिसको हम कहते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? वेदरिंग, यानी कि अपक्षय, हिंदी में बोलते हैं इसको चट्टानों का अपक्षय। ठीक है, इससे बनता है पेरेंट मटेरियल या पेत्रक पदार्थ। पेत्रक पदार्थ, इससे क्या बनता है दोस्तों? पेत्रक पदार्थ। और ये जब पेत्रक पदार्थ में मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी हम बात करेंगे। ठीक है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया, इनके फलस्वरूप बनती है वास्तविक सॉइल, वास्तविक मृदा। वास्तविक मृदा का मतलब है ट्रू सॉइल, जिसे हम एक्चुअल में मिट्टी बोलते हैं, वो चीज लास्ट में बनती है। ठीक है, यहां पेत्रक पदार्थ को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पेरेंट मटेरियल, और यहां पर रॉक्स यानी कि चट्टाने। यहां पर रॉक्स का मतलब है चट्टाने। अब देखो इस चीज को समझो, इसमें आपके लगभग जो 5-7 टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहे हैं। अब देखो वो किस प्रकार से कंप्लीट हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने टॉपिक कवर किया रॉक्स यानी कि चट्टाने, उनके प्रकार। ठीक है, अब हम जो कवर करेंगे वो करेंगे रॉक्स की वेदरिंग, यानी कि चट्टाने कैसे टूटती है, इस बात को कवर करेंगे। इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जब पेत्रक पदार्थ, क्योंकि जो जब वेदरिंग होगी यानी कि ये टूटेगी, उसके बाद में पेत्रक पदार्थ बनेगा, और पेत्रक पदार्थ से मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा आपके। और लास्ट में चल के भाई वास्तविक सॉइल क्या होती है इनका, यानी कि एक टॉपिक ये है, एक टॉपिक ये है, एक टॉपिक हमने ये कवर कर लिया है, और पेरेंट मटेरियल की इनकी हम परिभाषा देख लेंगे, या इसके आधार पर कुछ और चीजें मिलेगी तो वो भी हम साथ के साथ देख लेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक टॉपिक है जो किससे संबंधित है? सॉइल जेनेसिस से।
सोइल जेनेसिस, जो आपके दूसरा ही टॉपिक दे रखा है, दूसरा या तीसरा टॉपिक है सिलेबस में, सोइल जेनेसिस। तो सोइल जेनेसिस में रॉक्स भी आती है, रॉक्स के प्रकार भी आते हैं, मिनरल भी आते हैं, उनकी वेदरिंग भी आती है, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस भी आती है, और उनसे वास्तविक सोइल का निर्माण होना, ये सारी प्रक्रियाएं किसमें आती है? जो सोइल जेनेसिस है उसमें आती है। ठीक है, तो यदि आपको पूछ ले कि सोइल जेनेसिस क्या है, तो हम कहेंगे कि ये सोइल विज्ञान की यानी कि मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है? मिट्टी की उत्पत्ति और उसके निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी की उत्पत्ति और उसके निर्माण की प्रक्रिया, जो ये सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस है, इनका अध्ययन किया जाता है। तो चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ, चीज हमें यहां तक की समझ में आ गई। फिर आज हमारा वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, रॉक्स की वेदरिंग। रॉक्स की वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब है टूटना या अपक्षय होना। ठीक है, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? रॉक्स का टूटना या अपक्षय होना। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती है। अब देखो, इसमें अलग अलग कारकों के द्वारा वेदरिंग होती है। ठीक है, जब मिट्टी, सबसे पहले मिट्टी का निर्माण होता है तो मिट्टी एक पत्थर थी। ठीक है, पत्थर किसी भी कारक के द्वारा, चाहे वो फिजिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, केमिकल होते हैं, उनके द्वारा टूटकर वो क्या करते हैं? मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और धीमी प्रक्रिया होती है, यानी कि करोड़ों साल लग जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि 1 इंच मिट्टी बनने में 1 सेंटीमीटर जो मिट्टी की लेयर तैयार होने में करोड़ों जो है वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक स्लो प्रोसेस है। दूसरी बात, वेदरिंग के फलस्वरूप पेरेंट मटेरियल का निर्माण होता है और पेरेंट मटेरियल से फिर आगे चल के सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा सोइल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें वेदरिंग में 3 चीजें हम देखेंगे। 3 चीजें क्या क्या देखेंगे? एक तो हम देखेंगे कि इनका कौन कौन से पदार्थ है जिनके द्वारा वेदरिंग होती है, यानी कि कौन कौन से मेथड है। ठीक है, पहला हम कहेंगे कि वेदरिंग फिजिकल मेथड द्वारा भी हो सकती है, फिजिकल कारकों द्वारा यानी कि भौतिक कारकों द्वारा। इसके अलावा केमिकल वेदरिंग हो सकती है, केमिकल का मतलब हो गया रासायनिक कारकों द्वारा, और हो सकती है जैविक यानी कि बायोलॉजिकल। क्या होती है? बायोलॉजिकल। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है जैविक। जैविक का मतलब है ऐसे बायोलॉजिकल कारक, ऐसी चीजें जो मिट्टी के निर्माण में भाग लेते हैं, चाहे वो जंतु हो सकते हैं, चाहे इंसान हो सकते हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, चाहे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ये सब किस में आएंगे? जैविक में आएंगे। केमिकल में यानी कि केमिकल रिएक्शंस, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। इसके अलावा जो और प्रक्रियाएं हैं, जैसे रिडक्शन होना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये 2 प्रक्रियाएं तो है। इसके साथ में आपको देखने को मिल सकता है जैसे जल का जुड़ना, हाइड्रेशन, जल के द्वारा पदार्थों को तोड़ना या मान लो उनके द्वारा नए यौगिक बनना, हाइड्रोलाइसिस। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। 5 प्रक्रियाएं इसमें मुख्य होती है जो केमिकल में हम पढ़ेंगे। अब देखो फिजिकल में कौन कौन से कारक होते हैं। फिजिकल में एक तो टेम्परेचर से क्या होता है? चट्टानें टूटती है। इनकी हम एक एक की करके बात करेंगे। एक वाटर से भी चट्टानें टूटती है। ठीक है, एक हवा से भी, एयर से भी चट्टानें टूटती है। ठीक है, एक आपकी चट्टानें टूटती है ग्लेशियर से, ग्लेशियर यानी कि बर्फ से, बर्फ से भी आपको चट्टानें टूटती हुई नजर आएगी। तो ये मुख्य चीजें हैं जिनके द्वारा फिजिकली चट्टानें टूटती है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रेशन, ये प्रक्रियाओं के नाम है। हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, दोनों को समझाएंगे अभी क्या चीज होती है हाइड्रोलाइसिस। तीसरी जो चीज आपको देखने को मिलेगी ऑक्सीडेशन। चौथी जो चीज होती है रिडक्शन, और एक कार्बोनेशन या कार्बेशन। ये प्रक्रियाएं होती है, मुख्य रूप से यही होती है। बायोलॉजिकल कारकों में हम कहते हैं 2 भागों में बांट सकते हैं, एक पादप से संबंधित बायोलॉजिकल कारक और एक जंतुओं से संबंधित बायोलॉजिकल कारक, यानी कि जंतु हो सकते हैं और पादप हो सकते हैं। जो जेनी नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था, जेनी नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था कि, ठीक है भाई रोहित, जेनी नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था कि जैविक बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं होती नहीं है। इन्होंने क्या कहा? कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वेदरिंग 3 प्रकार की होती है। ठीक है भाई, जो फिजिकल कारकों से हो रही है वो फिजिकल वेदरिंग, जो केमिकल रिएक्शन से हो रही है वो केमिकल वेदरिंग, और जो जैविक कारकों से यानी कि जीवों के द्वारा हो रही है वो जैविक रिएक्शन हो गई। ठीक है, जैविक वेदरिंग हो गई। लेकिन जेनी नाम के वैज्ञानिक ने यह कहा कि बायोलॉजिकल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, यानी कि बायोलॉजिकल वेदरिंग नहीं होती है। ये किसने बताया? जेनी ने बताया। अब ऐसा उसने क्यों कहा?
उसने कहा कि एक्चुअल में ये बायोलॉजिकल एजेंट है जिनके द्वारा क्रियाएं तो यही होती है फिजिकल और केमिकल, लेकिन ये सिर्फ एजेंट है जो उन प्रक्रियाओं को कर रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई जंतु है, जंतु के द्वारा एक चट्टान टूट गई है ना। कोई मान लो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बड़ा जंतु है, उसने एक चट्टान को तोड़ दिया और छोटे भागों में बदल दिया, तो इसका मतलब उसने फोर्स लगाया, फिजिकल कार्य किया, तो वो फिजिकल में आ गया। या मान लो कोई सूक्ष्म जीव था जिसने एक ऑर्गेनिक एसिड रिलीज किया और उस ऑर्गेनिक एसिड के कारण एक रिएक्शन हुई और रिएक्शन ऑक्सीडेशन थी। इस रिएक्शन के कारण जो मिट्टी है वो टूट गई, यानी कि चट्टान टूट गई, तो वो एक केमिकल प्रक्रिया हो गई, लेकिन उसमें कारक कौन था? जैविक कारक था। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा कि जैविक एजेंट होते हैं, प्रक्रियाएं केमिकल और फिजिकल दो ही प्रकार की होती है। ये चीज किसने बताई थी? जेनी ने बताई थी। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, आपके जो सेमेस्टर है उसमें इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं। आगे बात करते हैं। अब इन्हीं प्रक्रियाओं को एक एक करके हम समझ लेते हैं। समझने में क्या है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं जिनको आपको सुनना है और लिख के आना है। जैसे टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की वजह से चट्टानों पर क्या होगा? जब गर्मियों का सीजन रहेगा या जब दोपहर का टाइम रहेगा, दिन का टाइम रहेगा, उस टाइम पे चट्टानों पे सीधी क्या गिरेगी? किरणें गिरेगी, किसकी? सूर्य की। उसकी वजह से चट्टानें गर्म होगी, गर्म होगी तो फैलेगी और फैलने के कारण वो अपना आकार बढ़ाएगी। ठीक है, अब जब आकार बढ़ेगा तो फिर रात को जब वापस टेम्परेचर कम होगा या सर्दियों में कम होगा तो टेम्परेचर सिकुड़ यानी कि टेम्परेचर कम होने की वजह से चट्टानें वापस से सिकुड़ेगी और इस प्रकार की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहेगी। इंग्लिश की कल क्लास कब शुरू करोगे? जल्दी करेंगे बेटा गौरव, सारी क्लासें जल्दी हो जाएगी, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान लगाओ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि कौन सी क्लास कब करवानी है, कैसे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाना है, कौन सी कमी है जिसको हम पूरा कर सकते हैं, किस प्रकार से टेस्ट लेने हैं, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। बहुत जल्दी आपको सारी क्लासें देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। जो टेम्परेचर, तो लगातार जब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? उन चट्टानों में दरारें पड़ जाती है। क्या हो जाता है? दरारें पड़ जाती है। लगातार हम देखते भी हैं, नॉर्मल जब हमारी कोई वस्तु बाहर रह जाती है, घर से बाहर पड़ी रहती है धूप में, तो लगातार उस पर धूप गिर जाने के कारण वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाती है या टूट जाती है। तो उसी प्रकार लगातार जब ये प्रक्रिया साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक चलती है टेम्परेचर वाली, तो उसकी वजह से चट्टानों में दरारें आ जाती है। ऊपर वाली जो लेयर है वो टूटकर क्या हो जाती है? टूटकर अलग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर प्रक्रिया स्टार्ट होती है दूसरी, किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। अब वो जो चट्टानें थी और चट्टानों में जो जगह हो गई थी, जो दरारें पड़ गई थी, उन चट्टानों में जब बरसात का पानी आएगा, बरसात गिरेगी, तो जो वो चट्टानें है वो और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, पानी अंदर जाएगा, अंदर जाकर बहेगा, तो पानी एक फोर्स लगाकर उसको क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज देखने को मिलेगी हवा के द्वारा। हवा जब बहुत तेजी से चलती है तो उन चट्टानों के क्या करेगी? घर्षण के द्वारा, या मान लो उन चट्टानों से आकर टकराएगी और टकराने के कारण जो मान लो जो लेयर पहले छिछरी हो चुकी थी टेम्परेचर की, वाटर की वजह से, वो लेयर टूटकर अभी गिर जाएगी, यानी कि अलग हो जाएगी। और जब वो ऊपर से नीचे तक लुढ़कती हुई आएगी तो छोटे छोटे कणों में बदल जाएगी। ठीक है, लास्ट में क्या होगा? ये प्रक्रिया ग्लेशियर यानी कि ठंडे स्थानों पर देखने को मिलती है, जैसे हिमालय या ऐसी जगह पर। ग्लेशियर की क्या आदत होती है? ग्लेशियर का मतलब सीधा सा मतलब है बर्फ से। ग्लेशियर का क्या मतलब है? बर्फ। यानी कि बर्फ क्या करती है? नॉर्मली भी हम देखते हैं कि जब बर्फ जमती है, पानी से बर्फ में चेंज होता है, यानी कि लिक्विड से ठोस में आ रही है, उस टाइम पर अपना आयतन बढ़ा लेती है। ठीक है, आयतन क्या कर लेती है? बढ़ा लेती है। तो जो चट्टानों के अंदर लेयर्स थी छोटी छोटी, उनमें पहले तो पानी भर जाता है, और पानी भरने के बाद में जब ठंडा मौसम आता है तो यही पानी जम जाता है यहाँ पे। अब ये जमेगा तो बर्फ अपना आकार बढ़ाएगी, और आकार बढ़ाएगी तो इन छेदों को और बड़ा कर देगी। ठीक है, और फोर्स लगाएगी, और अधिक फोर्स के कारण ये जो चट्टानें हैं ये टूट जाएगी। तो इस प्रकार की एक लंबी प्रक्रियाएं लाखों सालों तक चलती रहती है और चट्टानें टूटती रहती है। ये प्रक्रियाएं हम फिजिकल प्रक्रियाओं के रूप में देखते हैं। इसी को हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग, यानी कि भौतिक क्या अपक्षय के प्रकार है, ये भौतिक अपक्षय है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां आ जाओ केमिकल। अब केमिकल में क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब है जल का जुड़ना। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? जल का जुड़ना। जैसे
कैल्शियम सल्फेट है, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। अब इससे 2H2O यानी कि जल के दो अणु जुड़ गए, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे हाइड्रेशन। इसमें जल खुद टूट नहीं रहा है और ना ही किसी यौगिक को तोड़ रहा है, ठीक है। इसमें जल ना तो खुद टूट रहा है यानी कि OH और माइनस में नहीं बदल रहा है, H+ और OH माइनस में नहीं चेंज हो रहा है, आयनों में चेंज नहीं हो रहा है, वो जल के अणु के रूप में ही है, लेकिन भौतिक रूप से इसके ऊपर आकर चिपक गया है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है जहां पर पानी लगातार बरसता रहता है और जहां पर इस प्रकार के यौगिक होते हैं कि वो पानी से मिलकर कुछ नया यौगिक बनाते हैं, वहां पर हाइड्रेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। दूसरी चीज है हाइड्रोलाइसिस, इंपॉर्टेंट चीज है और काफी ज्यादा होती है ये, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में सबसे ज्यादा इसी की वजह से वेदरिंग होती है। हाइड्रेशन में क्या होता है, पहले तो जल दो भागों में टूटता है यानी कि H+ और OH- दो भागों में टूट जाता है, और फिर इसके पास में जो आयन है या मान लो जो यौगिक है उसको भी दो भागों में तोड़ देता है, उसको भी अलग अलग भागों में बदल देता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग भाग बनके नया जो यौगिक बनता है उसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। तो हाइड्रेशन की प्रक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है। ऑक्सीजन क्या करती है, आकर किसी यौगिक से जुड़ती है और नया यौगिक बना देती है। रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल और H+ का जुड़ाव होता है, ऑक्सीजन रिमूव होती है और नया यौगिक बनता है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं हमें केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलती है। जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है यानी कि बायोलॉजिकल वेदरिंग है, उसमें हमें मुख्य रूप से पादप और जंतुओं से संबंधित चीजें देखने को मिलती है। यानी कि जब पादपों के द्वारा, जैसे पादपों की जड़ें हैं वो चट्टानों के अंदर घुस जाती है, ठीक है, और चट्टानों के अंदर घुसेगी तो धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाएगी, तो चट्टानों को चौड़ी कर देती है, उनको तोड़ देती है, ठीक है। तो उसको हम पादप के द्वारा जो वेदरिंग है, बायोलॉजिकल वेदरिंग है, वो बोलेंगे। और जंतुओं द्वारा, जैसे मान लो कोई टर्माइट्स है या मान लो कोई चींटियां है, ये क्या करती है, ये कहीं पे भी छेद कर देती है, कोई चट्टान है उसमें या मान लो कोई अन्य प्रकार की कोई दरार है उसमें, क्या करती है, छेद करके उसको बड़ा करती रहती है, उसको धीरे धीरे तोड़ती रहती है। या इसके अलावा आपने पादपों के रूप में देखा होगा जो काई है यानी कि शैवाल है, वो मुख्य रूप से आपको चट्टानों के ऊपर जब बरसात का सीजन आता है तो आपको जो चट्टाने हैं उनके ऊपर एक काई के रूप में, एक छोटी सी लेयर के रूप में हरी हरी काई दिखाई देती है, शैवाल दिखाई देते हैं। ये शैवाल क्या करते हैं, 2 महीने तक या मान लो 1.5 महीने तक उस पे चिपके रहते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते रहते हैं। और जब गर्मियों का सीजन आता है तो ये खुद तो नष्ट हो जाते हैं और एक लेयर के रूप में उतर जाते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, एक लेयर के रूप में उतरते हैं। तो वहां से ये मिट्टी को क्या करते हैं, अलग करके उस चट्टान को तोड़कर अपने साथ ले आते हैं, लेयर अलग हो जाती है। तो ये चीजें हमें पादप में देखने को मिलती है। और जंतुओं द्वारा तो हम जानते ही हैं, केंचुए द्वारा या इंसानों द्वारा या कोई गाय भैंस के द्वारा, जब कोई भी, जो मान लो कोई बकरी है वो पहाड़ पे चढ़ी हुई है और इधर उधर पत्थरों को उसने हिला दिया, तोड़ दिया कहीं पे भी, तो इस प्रकार की जो वेदरिंग है उसको हम जैविक वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजिकल एजेंट द्वारा होती है, लेकिन इसमें रिएक्शंस आपको केमिकल और फिजिकल ही देखने को मिलती है, ठीक है। ये प्रक्रिया है जो हम आज मुख्य रूप से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको समझ जाओगे आप तो टोटल चीजें आपको वेदरिंग समझ में आ जाएगी। इसको समझने पर आपको क्या समझ में आ जाएगा, वेदरिंग समझ में आ जाएगी। यहां तक की बातें समझ में आ गई, एक बार कमेंट करके बता दो यहां तक की बातें आपको क्लियर समझ में आ गई। वेदरिंग क्या होती है, यानी कि चट्टानों का टूटना ही वेदरिंग है। इसके साथ में वेदरिंग कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसको 3 प्रकार की भी मानते हैं। आपके सिलेबस में 3 प्रकार दिए हुए हैं तो आप 3 प्रकार ही लिख के आना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, जेनी ने कहा था, मुख्य रूप से जेनी नाम का वैज्ञानिक था जिसने और भी बहुत सारी चीजें दी थी, पेरेंट मटेरियल के बारे में भी बताया था। इसके अलावा हम जब फैक्टर पढ़ेंगे जो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं, उनमें भी इन्होंने 2 फैक्टर बाद में ऐड किए थे। तो इनका इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक था जिन्होंने ये बताया था कि फिजिकल केमिकल 2 ही प्रकार की वेदरिंग होती है। तीसरी प्रकार की जो वेदरिंग है वो एक तरह की बायोलॉजिकल वेदरिंग है, लेकिन वो बायोलॉजिकल एजेंट्स द्वारा होती है। ये चीजें देखने को मिली थी, ठीक है। चलो तो फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम जो अपना मुख्य चीज है, अपनी पीडीएफ की बात कर लेते हैं। देखो यहां से स्टार्ट होती है अपनी जो, क्योंकि जो यहां पर देखने को मिलती है ना चीजें, ये टॉपिक मान लो यहां पे है, ये टॉपिक और आपके जो उसके अंदर
यानी कि सिलेबस में जो टॉपिक देखने को मिलता है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे हमने चट्टाने डायरेक्टली पढ़ी, लेकिन जो सिलेबस में दे रखी है वो जो टॉपिक है वो इस प्रकार से दे रखा है कि सोइल फॉर्मिंग रॉक्स, यानी कि सोइल को बनाने वाली रॉक्स कौन कौन सी है, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। बाकी मुख्य टॉपिक रॉक्स ही है। इसके अलावा मिनरल्स क्लासिफिकेशन, तो मुख्य टॉपिक मिनरल है, उनका क्लासिफिकेशन है, तो उन सब की हमने बातें कर ली थी। इसी प्रकार रॉक्स का भी आपको वेदरिंग का भी एक टॉपिक देखने को मिलेगा। ये टॉपिक तो एग्जैक्ट ऐसा ही देखने को मिलेगा जिसको हमको कवर करना है। तो आ जाओ बात कर लेते हैं। पहले तो ये चीजें हमें, ये मैंने स्टार्टिंग में समझाती थी आपको कि सोइल को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रॉक्स के खनिज अवयव से विकसित हुई है, यानी कि रॉक्स से ही आगे चल के क्या विकसित होती है, सोइल का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरी बात, रॉक्स वेदरिंग प्रक्रम के अंतर्गत फिजिकल केमिकल क्रियाओं तथा एटमॉस्फेयर के कारकों द्वारा विघटित व असंगठित पैतृक पदार्थ बनता है, यानी कि जब फिजिकल केमिकल क्रियाएं होती है उसके बाद में लास्ट में क्या बनता है, पेरेंट मटेरियल, यानी कि पैतृक पदार्थ बनता है। ये बातें मैंने आपको पहले बता दी थी। ये पैतृक पदार्थ मृदा के निर्माण प्रक्रमों द्वारा मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे चल के मृदा की जो प्रक्रिया है, फॉर्मेशन है, वो प्रारंभ होती है और लास्ट में ये मृदा में चेंज हो जाते हैं, मिट्टी बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं मृदा अपक्षय की परिभाषा। अब देखो परिभाषा क्या कह रही है। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें भूपर्पट्टी की ठोस चट्टाने टूटकर मृदा के पैतृक पदार्थ बनाती है, यानी कि चट्टानों का टूटना ही मुख्य रूप से क्या है, अपरदन है, ठीक है। चट्टानों का टूटना ही क्या है, अपक्षय या अपरदन कहलाता है। तो मृदा का जो चट्टानों का अपक्षय है वो मुख्य रूप से चट्टानों का टूटना ही है। ये तीन प्रकार की है, ठीक है। भौतिक, जिसे यांत्रिक भी बोल सकते हैं, रासायनिक और जैविक, इन्हीं की बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन दोबारा आ गई और ये चीजें इसको समझ लो जो मैंने आपको एक बार दोबारा पहले भी बता दी थी। ये क्या होता है, भौतिक अपक्षय है, यानी कि फिजिकल केमिकल वेदरिंग है। इसमें तापमान, जल, वायु, ग्लेशियर और पाला, पाला का मतलब वही है टेम्परेचर का कम हो जाना, और नमी के कारण जो बर्फ है वो जमकर चट्टानों को बड़ा कर देती है। चट्टानों की जो वो होती है, क्या बोलते हैं उनको, जो ले उनके बीच में जो जगह है, यानी कि एक तरह की जो नालियां हैं, उनको बड़ा कर देना। इसके अलावा वेदरिंग में आपको हाइड्रेशन देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, सोल्यूशन, विलियन बनाना और डिपोजिशन, ये प्रक्रियाएं हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको वाटर एनालिसिस, इसको आप लिखना हाइड्रोलाइसिस, क्या लिखोगे, हाइड्रोलाइसिस। वाटर एनालिसिस को क्या लिखोगे आप, हाइड्रोलाइसिस लिख लेना, ठीक है। वाटर एनालिसिस नहीं लिखेंगे, जल विश्लेषण नहीं लिखेंगे, हाइड्रोलाइसिस लिखो। जल योजन, हाइड्रेशन लिखेंगे, ऑक्सीकरण सही है, रिडक्शन सही है, कार्बोनेशन सही है, सॉल्यूशन सही है। ये डिपोजिशन भी, इसको भी, जमाव को भी रहने देना। आप तो ये प्रक्रियाएं पढ़ना, 5 प्रक्रियाएं हैं जिसमें कार्बोनीकरण या कार्बोनेशन भी शामिल है, ठीक है। ये प्रक्रियाएं इसमें शामिल है। और यहाँ पर जैविक में आपको पौधों द्वारा प्रभाव, जंतुओं द्वारा और मनुष्य द्वारा, मनुष्य जंतुओं में आता है लेकिन अलग से बता रखा है, कोई बात नहीं। बाकी हम भी क्या है, एक तरह के जंतु ही है, ठीक है, जीव ही है हम भी। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है कहां से, यहां से। अब देखो और बातें कर लेते हैं। भौतिक अपक्षय की बात करें तो जो चीजें मैंने सारी बताई है, टेम्परेचर में ऋतुएं आती है, दिन के समय टेम्परेचर अधिक होता है, रात के समय टेम्परेचर कम होता है, चट्टानें सिकुड़ती है, निर्बल हो जाती है, टूट जाती है, वही बातें हैं। जल के प्रवाह के कारण धीरे धीरे टकराती है, छोटी छोटी जो कण है वो टूटकर साथ में बहाकर ले जाते हैं। एयर के द्वारा भी रगड़कर क्या हो जाता है, धीरे धीरे चट्टानें टूट जाती है। ग्लेशियर के कारण भी प्रेशर बनता है और प्रेशर के कारण छोटे छोटे कण है जो टूटकर बड़ी बड़ी नालियों के रूप में बदल जाते हैं। पाला के कारण भी यही होता है, चट्टानों की दरारों में एकत्रित जल जमाव बिंदु पर बर्फ में बदल जाता है। जो चट्टानों की दरारें हैं, यहाँ पर देखो आप, इंपॉर्टेंट चीज है, जो दरारें हैं उनमें एकत्रित जो जल है, जब मान लो 0 डिग्री से कम टेम्परेचर चला जाएगा उस टाइम पे ये क्या हो जाएगी, जम जाएगी, और जमने के कारण इनके आयतन में 90% तक प्रसार होता है। यानी कि हम ये कहते हैं कि बर्फ के कारण जो पाला बर्फ में चेंज हो गया, पानी बर्फ में चेंज हो गया, उसके कारण दबाव पड़ता है, ठीक है, उन दरारों पे दबाव पड़ता है, और दबाव के कारण क्या होता है, जो चट्टानें हैं उनका प्रसार होता है, ठीक है। इस प्रकार के साथ चट्टानों पर अधिक दाब पड़ता है और चट्टानें टूटने लगती है। तो ये प्रक्रियाएं किसमें थी, भौतिक प्रक्रियाओं में थी, ठीक है। आगे चलते हैं, रासायनिक अपक्षय की बात करें। अरे ये चीजें आपको ऐसे बोरिंग तो नहीं लगती है ना, है क्या, इसको और भी इंटरेस्टेड बनाया जाए, बातें भी की जाए क्या आपसे, या सिर्फ पढ़ाने में ही
रुचि रखी जाए? नहीं सर, हमसे तो बातें ही किया करो, हैं? पढ़ने वढ़ने में रुचि नहीं है हमारी। देखो नोट्स और साथ के साथ बनाते रहना, ये आप ही के काम में आएंगे, है ना। और यहाँ तक ही नहीं, 4th ईयर के बाद तक भी आपके काम में आएंगे ये चीजें। आप दोबारा भी पढ़ोगे जब आप प्री पीजी का दोगे या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे, जब बीएससी कर लोगे उसके बाद में भी चीजें काम में आएगी, और बीएससी के भी सभी सेमेस्टर में काम में आएगी। क्योंकि सोइल तो जो मृदा विज्ञान है ये तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपको ऑर्गेनिक जो अपनी इसके अलावा जो जितनी भी मान लो कोर्स चलते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर का हो, चाहे पोषक तत्व फर्टिलिटी वाला हो, या अलग अलग कोर्स चलते हैं, तो उनमें भी आगे आपके काम में आएगी। ठीक है, तो अच्छे से आराम से नोट्स बनाओ। जो चीजें समझ में नहीं आती है तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट कर दिया करो। ठीक है। तो देखो रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग, इसमें मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलता है? मुख्य रूप से जो केमिकल रिएक्शंस है वो देखने को मिलती है, जिनकी हम बात करने वाले हैं। जैसे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है? ये जल विश्लेषण यानी कि हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर क्या होता है, जल खुद टूटता है, जल खुद टूटता है और दो भागों में बदल जाता है। देखो यहाँ पर देखो, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिका, यानी कि इसको हम बोलते हैं मैक्रोक्लाइन। क्या बोलते हैं? माइक्रोक्लाइन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़कर पोटेशियम को अलग कर रहा है, पोटेशियम को हटा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़कर पोटेशियम को हटा रहा है, और पोटेशियम इसके साथ जुड़कर KOH बना सकता है। ये KOH इसने बना लिया, तो एसिड सिलिकेट बन गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, काफी ज्यादा देखी जाती है, प्राथमिक जो मिनरल होते हैं उनमें भी देखी जाती है, या चट्टानों में भी ये देखी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जलयोजन की। जलयोजन में का मतलब है सीधा सा जल जुड़ेगा आकर, सीधा जल जुड़ जाएगा। यहां देखो हेमेटाइट है, हेमेटाइट में जो 3 जल के अणु है वो सीधे ही आकर जुड़ गए हैं, यानी कि खुद नहीं टूटे हैं। ऐसे नहीं है कि OH माइनस में या H प्लस में टूटकर फिर इसको अलग करके इसके भी 2 भाग हो रहे हैं। ये सीधा इनमें एक भौतिक रूप से जुड़ रहे हैं, आके सिर्फ स्पर्श के रूप में ही जुड़ रहे हैं, रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको भी हम केमिकल रिएक्शन के रूप में ही ऐड करते हैं और इसको जलयोजन बोलते हैं। ठीक है, आगे ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा और नए यौगिक, जैसे फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड बन गया इससे। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है किसमें? रिडक्शन में OH माइनस होगा, यानी कि कम होगा, फेरिक ऑक्साइड से वापस फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये उल्टी प्रक्रिया है। रिडक्शन की विपरीत प्रक्रिया कौन सी है? ऑक्सीडेशन है। ये चीज देखने। कार्बोनेटीकरण यानी कि कार्बोनेशन, क्या है? कार्बोनेशन। ये प्रक्रिया किसमें देखने को मिलती है? ये प्रक्रिया मुख्य रूप से वहां पर देखने को मिलेगी जो कार्बनिक यानी कि जो जिनमें कार्बन पाया जाता है, जिन पदार्थों में आपको कार्बन देखने को मिलेगा वहां पर यह प्रक्रिया आपको अधिक देखने को मिलेगी। यहाँ पर लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर भी बोलते हैं हम। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या देखने को मिल रहा है हमें? ये यहाँ पर बाइकार्बोनेट रहेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि 2 कार्बोनेट है ना, इसलिए इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसको भी नॉर्मली हम कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं। इसके अलावा और भी प्रक्रिया दे रखी है जो भी आपको ध्यान में रखना है। विलयन की बात करें तो इसमें सीधा सीधा जल क्या करेगा? सॉल्यूशन बनाएगा, यानी कि अपने आप में घोल लेगा चीजों को, और जमाव में ये तो प्रक्रिया पढ़ो तो पढ़ लेना, बाकी इतनी जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो जैविक पदार्थों से किसी प्रकार की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती है, वही केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन ही होती है। लेकिन यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल एजेंट द्वारा वो देखने को मिलती है, कोई जीव है जो इस प्रक्रिया को करते हैं। यह देखा जाएगा कि सच्चे अर्थ में कोई जैविक अपक्षय नहीं है, ये एक जैविक कारकों द्वारा होता है। भौतिक व रासायनिक अपक्षय ही होता है। पेड़ पौधों की जड़ों में भौतिक अपक्षय प्रबल कारक है। पेड़ पौधों की जड़ें क्या करती है? चीजों को तोड़ती है, चट्टानों के अंदर घुस जाएगी, या मान लो छोटी चट्टानें हैं तो उनको तोड़ देगी, उनके अंदर घुस जाएगी, या जड़ों के अंदर से केमिकल्स निकलते रहते हैं। जड़ें क्या करती है? केमिकल्स का रिसाव करती रहती है, और उन रिसाव के कारण केमिकल रिएक्शन होकर चट्टानें टूटती रहती है। ठीक है, पौधों का प्रभाव इसी प्रकार से देखने को मिलता है कि जड़ें मुख्य रूप से दाब डालती है या अलग अलग अम्ल स्रावित करती है, जिनके कारण रिएक्शन होती है। जंतुओं के कारण भी ऐसा ही होता है, फिजिकली भी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो अलग अलग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है?
जो प्रक्रियाएं हैं वो देखने को मिलती है। और मनुष्य भी क्या करता है, मनुष्य भी चट्टानों के विघटन में हाथ बटाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों व शिलाओं को काट काट कर सड़कें बनाते हैं और विस्फोट द्वारा भी चट्टानें चूर्ण चूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये अभी क्योंकि यहाँ पर देखो आप सारी चीजें कैसे दिख रही है आपको कि मनुष्य के द्वारा बड़ी बड़ी पहाड़ी व शिलाओं को, चट्टानों को काटकर सड़कें बनाई जाती है और विस्फोट द्वारा भी चट्टानें चूर्ण चूर्ण कर दी जाती है, यानी कि तोड़ दी जाती है। अब इस प्रक्रिया को, क्योंकि मेरे साथ के ही जो मतलब मेरे साथ के ही हैं, वो फ्रेंड ही है एक तरह के, साथ में पढ़े हुए हैं, क्लासमेट ही है, तो उन्होंने जो है एमएससी की थी, वो बीएचयू से एमएससी करके आए थे। कहाँ से? बीएचयू से, बनारस से। तो बीएचयू से एमएससी करने के बाद में उनको किसी ने, मेरे किसी दूसरे दोस्त ने कहा कि जो मान लो हम ये डूंगर है यानी कि पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर हम रास्ता बना रहे हैं, तो क्या इसको हम सोइल फॉर्मेशन या वेदरिंग बोलेंगे? इस प्रक्रिया को हम वेदरिंग बोलेंगे क्या? तो उसने कहा कि नहीं, उसको वेदरिंग हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो एक फास्ट प्रक्रिया है, यानी कि जल्दी से इंसान कर रहा है, लेकिन वेदरिंग तो एक स्लो प्रोसेस है, लंबे समय तक होती है, तो इसको हम वेदरिंग नहीं बोल सकते। ठीक है, ये बात उसने कही। तो फिर मैंने कहा भाई बीएचयू से एमएससी करके आया, तुझे यही पता नहीं है भाई, चाहे प्रोसेस फास्ट हो या धीमी हो, लेकिन प्रोसेस हाथ तो बटा रहे हैं हम, यानी कि उसमें भाग तो ले ही रहे हैं। तो सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये प्रक्रिया है, यानी कि चाहे फास्ट हो या धीमी हो, लेकिन वेदरिंग हो रही है, यानी कि सोइल फॉर्मेशन आगे चल के इससे सोइल फॉर्मेशन होने वाला है। तो सोइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया हो तो रही है, चाहे वो धीमी हो या तेज हो, लेकिन मुख्य रूप बात यह है कि प्रक्रिया हो रही है। तो ठीक है, आपको भी कोई पूछ ले कि क्या ये जो हम पहाड़ों को तोड़ते हैं, इनको कहीं पे लेकर जाते हैं, सड़कें बनाते हैं, क्या ये वेदरिंग का पार्ट है या सोइल फॉर्मेशन का पार्ट है? तो हाँ, सीधी सी बात है भाई, सोइल फॉर्मेशन का पार्ट है। ठीक है, तो वो चीजें देखने को मिलती है। कभी कभी हम क्या है, किताबों में मतलब इतना खो जाते हैं कि प्रैक्टिकल सोच ही नहीं पाते हैं, प्रैक्टिकल बातों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, तो उनमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी चीजें यदि सोची जाए तो सीधी सी बात है कि हाँ वेदरिंग तो है, चाहे वो फास्ट हो या धीमी हो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ये यहाँ तक था। ये खनिजों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक है, जलवायु से संबंधित कुछ कारक है, जैसे भाई मुख्य रूप से तो हम कारक ही पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कणों का आकार, कठोरता, ये किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये एक बेसिक सी बातें हैं जो आप देख लेना एक बार, ज्यादा इसमें से क्योंकि आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, बाकी एक बार नजर डालने वाला है, इसको एक बार आप देख लेना। यहाँ से फिर हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, मृदा सोइल वो जो सोइल फॉर्मेशन की प्रक्रियाएं हैं। क्योंकि तीन चीजें मैंने बताई थी आपको, एक बार दोबारा से समझा देता हूं। हम कह रहे थे कि सबसे पहले रॉक्स होती है, चट्टानें होती है, चट्टानों की क्या होती है, वेदरिंग होती है, उसके बाद में पेरेंट मटेरियल बनता है और पेरेंट मटेरियल से सोइल फॉर्मेशन प्रक्रियाएं चलती है, और सोइल फॉर्मेशन से फिर ट्रू सोइल, ट्रू यानी कि वास्तविक सोइल, वास्तविक मिट्टी बनती है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो चल रही है। ठीक है, तो यही चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले हमने रॉक्स पढ़ी थी, अब रॉक्स की वेदरिंग पढ़ ली, अब पेरेंट मटेरियल हमें प्राप्त हो गया, जो वेदरिंग के फलस्वरूप प्राप्त हुआ उसको हमने पेरेंट पैतृक पदार्थ बोल दिया। अब इसी से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे सोइल फॉर्मेशन। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सोइल फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो सोइल फॉर्मेशन का रहेगा। इसमें अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिनकी हम बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको चीजें सारी बेस्ट समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ये हमारी तरफ से आपका एक तरह का वादा ही मान लो। हम वैसे तो ये कहते हैं कि वादा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको सभी चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी जो कि आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।